A very warm good evening to all of you. Is my PPT visible to everyone? Please reply in the chat. Voice visible. Good to begin the session. Okay. So the topic for today's for all of us, this is one of the crucial topic that we need to out. और जितनी भी बात करें उतनी क्लासरूम मैनेजमेंट अपने आप में अम्ब्रेला टर्म है और इसके साथ बहुत सारी हैं और इसके बहुत सारे पहलू हैं जिनको हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। तारे लिए क्लासरूम मैनेज करना एक चैलेंज, एक स्ट्रगल नहीं रहे और थोड़ा डील करने में। तो इसके ऊपर अगर हमें क्लैरिटी हो जाती है, समझ में आ जाती है कि क्लासरूम मैनेजमेंट इज और हम क्या पहले नहीं कर रहे थे या क्या और बेहतर कर सकते हैं, तो क्लासरूम के लिए कोई स्ट्रगल नहीं रहेगा। इट विल बी एन एंजॉयबल experience for all of us. So the topic for today is emphasis on role of rules and discipline. हम थोड़ा सा मोटिवेशन के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि आजकल मोटिवेशन adults, be it kids, we all need motivation to keep going. And one of the greatest challenges face करते हैं हमारे classes, especially जब क्लास और हमारे पास सफिशिएंट टीचिंग लर्निंग एड अगर नहीं है तो ये ऑब्वियसली इट्स अ बिग चैलेंज दैट वी नीड टू एक्सेप्ट। इट्स हाई टाइम वी नीड टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि ये मजाक तो है। उसी लिमिटेड उसमें उसी चीज में हम इस एक्सपीरियंस से अपने लिए इजी सिंपल बना सकते हैं। हम सरल तरीके से समझेंगे, इस पे कोई बहुत हाई फाइव बन जाएंगी। वेरी वेरी इजी थिंग्स जो डे टू डे लाइफ में हम लोग आगे पीछे करेंगे तो क्लासरूम मैनेजमेंट आएगा। लेकिन इसके पीछे की जो उसको हम आज नोट करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग आज के बच्चे क्या है, बहुत ज्यादा जो टीचर्स का एक कंप्लेन आता है कि बच्चों में मिसबिहेवियर का बहुत ज्यादा देयर इज अ हाइक इन मिसबिहेवियर। आई थिंक दैट इज लैक ऑफ अटेंटिवनेस on the side of the kid. तो जो अटेंटिव नहीं है और बहुत मिसबिहेवियर है, थैंक सोशल मीडिया, सो मच ऑफ एक्सपोजर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक और एंड द न्यू राइजिंग ट्रेंड ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो बच्चे को चाहिए वो उनको मिल रहा है। नो साउंड, जस्ट अ मोमेंट। प्रीति मैम, कैन आप, मेरी आवाज लोगों को साफ नहीं सुनाई दे रही है। व्हाट शुड आई डू? शुड आई रिजॉइन अगेन? हम आवाज तो आ रही है। ये कंटिन्यूस आ रहा है यहाँ पे कि वॉइस इज नॉट क्लियर, इट्स ऑडिबल। ओके, जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही ना, रिजॉइन करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए कुछ लोगों को मेरी आवाज आ रही है, ज्यादा लोग होने की वजह से वो क्रैक करती है, लेकिन जो लोगों को नहीं आ रही है मेरी आवाज, एक बार तब आपको समझ आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज बहुत सारा कंटेंट है तो हम लोग वॉइस पे नहीं जा सकते, जिसको मेरी प्लीज रिजॉइन, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो मिसबिहेवियर और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ट्रेंड में ऑब्वियसली अब ये हमें एक बिल्कुल जेनजी क्राउड, जनरेशन नेक्स्ट के साथ डील कर रहे हैं, तो हमारे लिए समस्या तो ज्यादा है, दैट इज ट्रू। बट हाउ टू गो अबाउट इट, द प्रॉब्लम वी नो नाउ, हाउ टू सॉल्व इट। तो this acceptance should come from within. Classroom management is the foundation. अगर हम ये सोचते हैं कि क्लासरूम मैनेज sorry, there was some disruption here. Okay, so we need to accept that classroom is the foundation on learning occurs. तो हमें
उनको तो मैनेज करना ही है। हम ये बिना मैनेज किए हुए क्लासरूम में करते हुए बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। तो द फर्स्ट थिंग एज एजुकेटर्स दैट वी नीड टू डू इज दैट वी हैव टू मैनेज और इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजीज है, जो भी हैक्स है, जो सीबीएसई हमें बताता है, जो टीचर्स हमें बताते हैं, जो स्टेक होल्डर्स सजेस्ट करते हैं, या साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, जिस तरीके से आप बच्चों को डील करें कि आपको क्लासरूम मैनेज हो, उसके ऊपर, ताकि जो क्लासरूम में डिस्ट्रप्शन होता है मेथड्स हमें पता कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नहीं तो लर्निंग नहीं हो पाएगी, चीज में ही उलझ जाएंगे और प्रिवेंशन नहीं कर पाएंगे, और ना प्रिवेंशन कोई मेथड हमें to start it, how to start the learning process. So these strategies, they will act as both prevention and intervention methods कि promote करेगा positive environment for students. Again, a very important thing is that the concept of classroom management is broader than that. हमें एक माइंड में है कि अगर क्लास फिजिकली डिसिप्लिन्ड है, बच्चे टाइम पे क्लास में जाते हैं और एक जगह पे बैठ जाते हैं, so is managed through classroom management is not only a discipline. Classroom management is a broader, it's an umbrella जिसके अंदर discipline is just a sub part. Classroom management is the action taken by the teachers to create an supports and facilitates both academic and social emotional learning with the student. आप सिर्फ जो कि cognition पे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉग्निटिव कर ही देंगे बिकॉज कोर्स कॉन्सेप्ट्स बच्चे को है, कोई एक चैप्टर है, सब्जेक्ट मैटर है, वो आपको समझाना है, तो कॉग्निशन विल बी टेकन केयर ऑफ। बट बच्चा सोच एक अपने आप को इंक्लूडेड मानता है, को इंक्लूड करना है, दैट इज अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट हो गया है द टोन ऑफ द ट्रेनिंग कि आज हम लोगों को क्या, फर्स्ट स्लाइड। सो क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंचपिन है जिसके ऊपर सारी लर्निंग रहे थे, वो समझ में आ गया। बट व्हाट एग्जैक्टली इज, ये हर वो स्ट्रैटेजी और टेक्निक है आप क्लास में क्रिएट करते हैं कोई भी, तो फर्स्टली उसको पॉजिटिव फील आना चाहिए फिजिकली भी, कि द रूम इज वेंटिलेटेड, फैंस चल रहे हैं, लाइटेड, सनलाइट आ रही है, देयर स्पेस टू वॉक एंड ऑल दैट थिंग। तो फिजिकल जो कि क्लासरूम इज नॉट अ बिग चैलेंज, क्लास को पॉजिटिव बनाए। वहां पे ऑर्गेनाइज लर्निंग एनवायरनमेंट हो, जैसे सब कुछ लगा हुआ है, बुलेटिन बोर्ड है, सॉफ्ट बोर्ड है, वो एक ऑर्गेनाइज लर्निंग एनवायरनमेंट की फील बच्चे को देता है। ये आपका फिजिकल एस्पेक्ट हो गया क्लासरूम का। इट इन्वॉल्व्स डिसिप्लिन, दिस इज जस्ट अबाउट फिजिकल डिसिप्लिन। अगर क्लास आपकी 7 बजे शुरू हुई है तो बच्चा आपकी क्लास में 9:30 बजे तो नहीं आएगा। वेरी बेसिक डिसिप्लिन दैट एवरी स्कूल फॉलोज, करेक्ट। तो maintaining discipline, fostering students engagement, whatever content with which you have entered the class, आपको इंश्योर करना उसमें हो, बच्चे इंगेज हो उस प्रोसेस में। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ लेकर के गए और बच्चे की कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। तो डिसिप्लिन के साथ साथ आपको बच्चे को स्टूडेंट इंगेजमेंट को भी फॉस्टर करना है। एंड यू हैव टू हैंडल बिहेवियर इश्यूज। क्लास में बच्चे पीछे बैठ के हंस रहे हैं और बिल्कुल ऑफ टॉपिक हैं, आने जा रहे हैं, बच्चे किसी और मूड में हैं, then that is not classroom management. The last point is promoting effective discipline. इसमें effective communication का यहाँ पे मतलब क्या है कि टीचर ने बोर्ड पे मान लीजिए कुछ लिखा है, अगर बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा है या बच्चे को क्लैरिटी नहीं है, तो क्लास में ऐसा एनवायरनमेंट हो कि बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ सके कि क्या लिखा है। वो लीनियंसी, वो रिलेशनशिप होना चाहिए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। बच्चा क्लास में परेशान है किसी बात से लेकर, आपको शायद नहीं पता चल रहा है, बट वो बच्चा किसी बात से परेशान है, कोई इसको बुली कर रहा है, बट फिजिकली पता नहीं चल रहा है, तो वो लीनियंसी आपके क्लास में एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए जहां पे बच्चा आपको इफेक्टिवली आके कम्युनिकेट कर पाए कि दिस लर्निंग is not because I am disturbed, I am not secure in this classroom. So what all point classroom management, you have to see after the physical discipline, engage आप कर पाए, आपका content whatever you're presenting to the student engaging, behavior issues को आपको check
एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब आप ये सारी चीजों को देखते हैं तो ऑब्वियसली एक प्रोडक्टिव एंड कंड्यूसिव स्पेस लर्निंग क्रिएट होती है। इनमें से एक भी चीज अगर हिल अपनी जगह से, क्लासरूम मैनेजमेंट क्वेश्चनेबल हो जाता है। और जब क्लासरूम मैनेज नहीं होता है तो साइड ही कर दीजिए कि वहां पर लर्निंग होने वाली है। सो यू हैव टू सी कि क्लासरूम मैनेजमेंट में ये सारे पॉइंट्स को आप केटर कर रहे हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ as I already said that जैसे कि नीचे में लिखा हुआ है, the concept management is broader than that of discipline। बहुत टाइम तक हम एजुकेटर्स को ये लगता था कि अगर क्लास में बच्चे शांति से बैठे हुए हैं और आपके बोलने पे खड़े हो जाते हैं और आपके बोलने पे बैठ जाते हैं तो क्लासरूम इज मैनेज। तो ये इस बात को खत्म करने के लिए है कि दैट इज नॉट, दैट इज जस्ट डिसिप्लिन, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट में आपका रिलेशन के साथ ऐसा होना चाहिए कि एंड ऑफ द डे, क्योंकि हम लोग आगे स्लाइड्स में और भी क्लैरिटी के साथ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, बच्चा लर्न करे। द अल्टीमेट एम इज कि ना तो उसमें फियर क्रिएट करना है कि वो फियर के हिसाब से खड़ा हो बैठे और उसका इतना कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा रहा है दिमाग में तो लर्निंग नहीं कर पा रहा है, तो वो तो हमें करना ही नहीं है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि जो बच्चा है वो एंड ऑफ द डे डिसिप्लिन को क्लासरूम मैनेजमेंट से कभी भी इक्वेट नहीं करना है। सो डिसिप्लिन इज द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग अ पर्सन टू ओबे रूल्स और बिहेवियर। अब आपके बच्चे स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म में आएंगे ही, ये है पीटी वाले डे पे वो पीटी यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, दैट इज डिसिप्लिन, जो कि एक प्रैक्टिस है जो उनको फॉलो करना चाहिए। आपकी क्लास ऐसा कहीं से भी नहीं होगा। तो ये क्लैरिटी के लिए कि दैट इज जस्ट डिसिप्लिन, जो वो प्रोटोकॉल उनको फॉलो करना है। मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लान्स एंड एक्शंस विच द टीचर यू in the classroom is effective and efficient at all cost। आप आता है लेकिन at all cost इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट का जब एंड ऑफ द डे बच्चा जो कंटेंट आपने क्लास में गए हैं वो कंटेंट वो डिकोड कर पाए और रियल लाइफ का यूज वो जाने, उसके पर्सनल रिलेवेंस का भी हो कि इस जो नॉलेज हमने आज फर्स्ट एड पढ़ा है, हमने सोलर सिस्टम पढ़ा है, तो लॉन्ग रन में इसको कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, आज हुआ है वो मेरे को एडुकेट कैसे कर रहा है। सो दिस स्मॉल पार्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। आई होप दिस इज क्लियर, द डिफरेंस management and classroom discipline is clear। Discipline is just a very small point that comes under classroom management। ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर इन 4 पॉइंट्स पे हम लोगों ने सीरियसली काम कर लिया, हम एजुकेटर्स ने सीरियसली काम कर लिया, तो क्लासरूम मैनेजमेंट हो जाती है। ये अब इसके अंदर हम लोग समझते हैं, वेरी सिंपल दी 4 पॉइंट्स आर, बट इन्हीं के अंदर सारा क्लासरूम मैनेजमेंट आपका इन पास होता है। करेक्ट। लर्निंग क्लास एनवायरनमेंट पहले भी हमने बताया। क्लास एनवायरनमेंट क्या होता है, जहां पे आप फिजिकली क्लास जो है वो कंड्यूसिव है पढ़ने के लिए, जो लगे हुए हैं और क्लासरूम वेंटिलेटेड है, एयरी है, सनलाइट आती है, बैठने के लिए जगह है, वाटर बॉटल रखने के लिए जगह है, दैट इज द एनवायरनमेंट फिजिकली। द सेकंड पॉइंट इन दिस क्लास एनवायरनमेंट दैट कम्स इज दैट आपके क्लास में जो बच्चा प्रेजुडिस का, किसी भी मार्जिनलाइजेशन, किसी भी बायस का शिकार नहीं हो, कि वो क्लास में ये बैठ के सोचे कि यू नो आई कम फ्रॉम अ वेरी फाइनेंशियली लो बैकग्राउंड, तो शायद यू नो आई एम नॉट श्योर इन दिस क्लासरूम, ये फीलिंग बच्चे में नहीं होनी चाहिए। या आई कम फ्रॉम दिस रेस और इफ आई कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड उस कुछ भी मायने नहीं रखना चाहिए। अगर वो क्लास में बच्चा बैठा है तो वो लर्न करने के लिए बैठा है, एंड ही शुड बी अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बायस, प्रेजुडिस, मार्जिनलाइजेशन की या फेवरेटिज्म की, यू नो ये मेरे जान, ये किसी अमीर आदमी का बच्चा है या ये मेरे किसी यू नो बहुत फेवरेट का बच्चा है, तो इसको क्योंकि मेरा इसके पेरेंट्स का रिलेशन अच्छा नहीं है तो ये बायस में रहेगा। अगर इस तरीके की चीज क्लासरूम में है तो क्लासरूम मैनेज नहीं हो पाएगी, क्योंकि लर्निंग हिंडर्ड होगी। क्योंकि अगर आप किसी को फेवरेट बनाते हैं, द क्लास गेट्स द मैसेज। उसमें क्या होता है कि न्यूट्रलिटी, जो एक टीचर को बच्चे पेडेस्टल पे रखते हैं, टीचर फिर उसकी डगमगाहट शुरू हो जाती है। बायस भी आप बच्चे के साथ नहीं नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी हमें उस पेडेस्टल का भी मान रखना होता है। तो हम लोगों को पेरेंट्स की भी नहीं पसंद आती है, बच्चे इक्वल होते हैं। ठीक है। द सेकंड पॉइंट इज टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए।
हम लोग उन्हीं की बात मानते हैं जिनसे अच्छा होता है। अगर आप भी वी एडल्ट्स इफ वी क्लोजर एंड विजुअल, कोई ऐसा इंसान जिसकी हम लोग सारी बात मानना चाहते हैं, वो कुछ भी बोले तो हम लोग मान, उस इंसान के साथ हमारा रिश्ता कैसा, अगर बुरा है तो हम लोग कभी नहीं बात मानेंगे उस इंसान की। सिमिलरली एक स्टूडेंट टीचर की बात, जब वो टीचर को रिस्पेक्ट करता है, उसको पसंद करता है, उसके ऊपर करता है, उसके साथ एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की उसके साथ रिलेशनशिप है, जहां पे टीचर और स्टूडेंट्स का इंटरपर्सनल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। टीचर को बहुत बस है अपने क्लासरूम को मैनेज करने में। बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ सब्जेक्ट, बट दे स्टार्ट टू लाइक दैट सब्जेक्ट बिकॉज दे लाइक द टीचर, क्योंकि इन्फ्लुएंस है उनके लाइफ पे कि वो सब्जेक्ट जो उनके लिए बहुत टफ था वो भी उनको इजी लगने लगता है। सो दैट इज द पावर ऑफ, तो ये हमें, जहां हम बच्चे को आई कांटेक्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हम अगर कुछ बच्चों को आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, कुछ बच्चों को आई कांटेक्ट करते हैं, तो जो जिन बच्चों से हमारा आई कांटेक्ट हो, डेवलप दैट इक्वेशन। बट जिनको आप आई कांटेक्ट नहीं करते हैं वो ऑफ टॉपिक हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैम या सर की हम पे नजर नहीं है। तो जो रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एस्टैब्लिश, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको यू हैव टू कि बच्चों के नहीं बट सबके साथ जो एक रिलेशन पे स्ट्रांग हो कि बच्चे आपकी बात सुने, और हम लोग एक स्ट्रांग फाउंडेशन ले करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट का। द थर्ड पॉइंट इज स्टूडेंटशिप। ऑब्वियसली अगर क्लास में दो बच्चों के बीच में लड़ाई है, और हम लोग आगे स्लाइड में देखेंगे भी कि कैसे कैसे अप्रोचेस डिसिप्लिन के लिए जाते हैं जिसमें हम लोग इनको टैकल कर सकते हैं। दो स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं है, बुली है, ग्रुपिज्म है, ये थ्रेट है कि स्टॉपेज पे उतरेंगे तो उसको मारेंगे या उसके खिलाफ ग्रुप बन, वो शाम को कोचिंग में आएगा, तो क्लासरूम नहीं होगा, क्योंकि अंडर करंट क्लास उस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट का, उस तरह के डिस्प्यूट का। तो आपको स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप पे भी ध्यान देना होगा। दैट्स व्हाई सीबीएसई हैज मेड काउंसलर की स्कूल में काउंसलर हों। नेचुरल की छोटे बच्चे हैं 13 साल के 14 साल के, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, ग्रोन अप नहीं, उनको नहीं पता है कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व किया जाता है, लेकिन काउंसलर उनको बताते हैं एंड कि कैसे एम्पैथी ये, और आप जो लड़ाई करते हैं उसका इम्पैक्ट दूसरे पर क्या पड़ता है और आपने उसको कैसे हर्ट किया है, और फिर अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। तो आपका स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू थिंक कि ठीक है इन लोगों को लड़ने दो बट आई विल मैनेज माई क्लास, तो मैनेज लॉन्ग रन में बेनिफिशियल नहीं होने वाली है। तो स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप पे भी हमें काफी ध्यान देना है कि क्लास में किसी भी तरीके की कोई अंडर करंट नहीं हो जिसमें कुछ तरह के फ्रिक्शन आपको नजर आ रहा है। द फोर्थ पॉइंट इज मोटिवेशन, जिसको हम लोग आगे के स्लाइड्स में बेहतर तरीके से करेंगे। एवरीबडी नीड्स मोटिवेशन। मोटिवेशन के बिना बहुत सी चीज नहीं होती है। हम लोग कुछ भी करते हैं तो हम लोग उसके पीछे का एक मोटिवेशन हम लोगों के पीछे लगा होता है, वॉट एवर वी डू तो मोटिवेशन इज मैजिक। लेटर स्लाइड्स हम लोग मोटिवेशन को क्लैरिटी के साथ समझेंगे। नाउ रूल्स, प्रोसीजर्स एंड रूटीन फॉर इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। रूल क्या होता है और प्रोसीजर क्या होता है? तो रूल क्या होता है? रूल एक बच्चे क्या होता है ना, एक डेयर की तरह लेते हैं, चैलेंज की तरह लेते हैं। अच्छा ये रूल है, ओके लेट्स ब्रेक इट। तो ये नोबडी हैज टू टॉक इन द असेंबली, ऐसा होता है कि बच्चे चुप हो जाते हैं असेंबली में, वो उसको डेयर की तरह लेते हैं, एक चैलेंज की तरह लेते हैं और बात करते हैं। बट प्रोसीजर एक रूटीन है कि आपको एक प्रोसीजर एक्सप्लेन किया जा रहा है, रिहर्स कराया जा रहा है, रीइंफोर्स कराया जा रहा है, जो कि आपके रूटीन का पार्ट हो। तो उसमें हम लोग सेवरल क्लासरूम प्रोसीजर्स बच्चों के साथ अगर हम अपनाते हैं, और आप देखिएगा कि क्लासरूम में जो मिसमैनेजमेंट होता है वो जनरली ट्रांजिशन के टाइम पर होता है, जब एक क्लास खत्म होता है और दूसरी क्लास शुरू होने वाली होती है, या जाने वाले होते हैं, या स्मार्ट क्लास के लिए जाने वाले होते हैं, या एक की घंटी लगने वाली होती है, या छुट्टी होने वाली होती है। उस टाइम पे सबसे ज्यादा ही आपका मिसमैनेजमेंट आपको नजर आएगा। तो हम लोग जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मिसमैनेजमेंट क्लासरूम का किस टाइम पर हो रहा है, उस टाइम के लिए आपको प्रोसीजर्स बनाने होंगे। जैसे कि हम लोग मॉक ड्रिल कराते हैं बच्चों को कि इन केस ऑफ फायर,
इवैक्यूएशन कैसे करना है। सिमिलरली हम लोग जहां जहां पे हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि यहाँ पर हमारी क्लासरूम मिसमैनेज होती है, वहां वहां पे हम लोग एक प्रोसीजर बना लेते हैं। अब ये प्रोसीजर हम लोग कहाँ कहाँ बना सकते हैं जिससे आपकी क्लासरूम मैनेज रहे। लेट्स सी, इंटरिंग द क्लासरूम। हम लोग बच्चों के लिए बिल्कुल जब क्लास में कैसे इंटर करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली डू यू, जो छोटे बच्चे होंगे वो आगे बैठेंगे, जो बड़े बच्चे हैं वो पीछे बैठेंगे, जो अगर कोई चाइल्ड है तो उसको कौन एड करेगा ताकि उसको कोई रास्ते में धक्का नहीं दे दे, या वो रैंप तक उसको कौन गाइड करेगा, वो कैसे क्लास में आएगा, उसको कौन अटेंड करेगा, जो हाइट में लंबे बच्चे हैं वो पीछे जाकर कैसे बैठेंगे, ऐसा नहीं हो कि वो जो शॉर्ट हाइट बच्चे उनको धक्का देते हुए चले जाएं, बॉयज किधर बैठेंगे। एवरीथिंग इफ यू थिंक दैट एंटरिंग द क्लासरूम इज द मेजर प्रॉब्लम, जहाँ पे आपका क्लासरूम में आप उसका प्रोसीजर जरूर बना दीजिए। अगर आप जहां वो प्रोसीजर बनाते हैं, और प्रोसीजर एक बार बना के छोड़ना नहीं है, उसको रीइंफोर्स करते रहना है। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन। रीइंफोर्स कराना है, रिहर्स कराना है, सो दैट इट बिकम्स रूटीन, नोबडी ब्रेक दैट प्रोसीजर। सो कहाँ पे प्रॉब्लम होती है? इंटरिंग द क्लासरूम इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम फॉर टीचर्स। मेक अ प्रोसीजर जहां पे आप उनको कराइए कि दिस इज हाउ द क्लास विल मैनेज। आप एक बार को प्रोसीजर बना करके रूट देते हैं, दैट एरिया विल बी टेकन केयर। बच्चे हैं, आपको ब्रशिंग अप, फॉलो अप हर टाइम करेगा। डिसमिसिंग एट when the bell goes at the end of the day, everybody knows what happens. ठीक है, it's okay to get excited to go back home, but that excitement will be dealt in a very proper way. घंटी बजेगी तो आप उस टाइम क्या प्रोसीजर करेंगे? मेक अ प्रोसीजर, मेक देम फॉलो एवरी डे सो दैट इट बिकम्स अ रूटीन। बिकॉज प्रोसीजर तो ऑब्वियसली लोग फॉलो करते ही हैं। आई ऑलवेज से 8 बजे का स्कूल है तो कोई 9:30 बजे का नहीं। ऑब्वियसली जब वो किसी की कैपेबिलिटी है समझने की कि 7 बजे नॉट 9:30 बजे, तो ये भी समझने की कैपेबिलिटी है कि जब क्लास डिसमिस होगी इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग लैक ऑफ कम्युनिटी जहाँ पे पता ही नहीं होता है व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम, उनको क्या करना चाहिए। तो उनको लेटर ऑन इन द स्लाइड्स आल्सो अगेन वी विल टॉक अबाउट क्लैरिटी इन एक्सपेक्टेशन। बच्चों को जो उनसे एक्सपेक्टेड बिहेवियर है जरूर बता दीजिए। आस्किंग फॉर हेल्प इन द क्लास। बच्चे क्या होते हैं, आपके सर ये हाथ उठाते रहते हैं कि उनको पता नहीं है कि मेरी कॉपी, मतलब वो पीछे लैग, उनको हेल्प चाहिए, तो वो बच्चे भी मिसमैनेज उन बच्चों को आपको अगेन यू हैव टू बिल्ड अप अ प्रोसीजर दैट कोई लर्निंग गैप हुआ है, लर्निंग गैप अगर आप है, अगर आप 2 क्वेश्चन पीछे रह गया है, तो उस केस को बच्चे क्या करेंगे, उनके लिए भी आपको एक प्रोसीजर, बिकॉज दीज आर पॉइंट्स जहां पे क्लासरूम में मिसमैनेजमेंट होता है, ये बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम्स है। तो आपको इन प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे। वर्किंग इन अ टीम और ग्रुप, अगेन जब भी आप ग्रुप डिवाइड करते हैं तो आप एक बना लीजिए कि किस तरीके से ऑड इवन आप बनाएंगे, सो किस तरह से कंबाइन करेंगे ग्रुप। तो दीज प्रोसीजर्स शुड बी मेड बिफोर हैंड सो दैट इन तरीके की प्रॉब्लम्स में फंसना ना पड़े। आपको पता हो कि जब बच्चा इंटर करेगा, डिस्कस होगा, हेल्प मांगेगा या ग्रुप एक्टिविटी आप कराएंगे, तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम। कलेक्टिंग एंड रिटर्निंग स्टूडेंट्स वर्क, क्लास का जो मॉनिटर होगा वो बांटेगा, या आपका हाउस वाइज डिवाइडेड है तो हर हाउस का कैप्टन आकर के डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो सबमिट करेगा। सो जब इन द प्रोसीजर इज देयर, एवरीथिंग इज डन, देयर इज नो अनार्की। अदरवाइज क्या होता है, वो मेनी ऑफिसेज जहां हम जाते हैं और वी डोंट नो, कभी आपको उस काउंटर पे भेजेंगे, कभी उस काउंटर पे भेजेंगे, कभी उस काउंटर पे भेजेंगे, और आपको क्या पता चलता है आपका काम बहुत छोटा सा था, बट आप काउंटर काउंटर घूमते घूमते आपका काम ही नहीं हो पाया। सो व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो वी हैव टू लर्न आवर लेसन्स एंड वी हैव टू मेक प्रोसीजर पे आपको पता है कि किस चीज के लिए कहाँ पे क्या करना है। मूविंग अबाउट द रूम, बहुत सारे बच्चों को आदत होती है मूव करने की राउंड, तो आपको ये प्रोसीजर बना कि बच्चा क्लास में मूव नहीं करता है, बिकॉज दीज आर पॉइंट्स जहाँ पे क्लासरूम मिसमैनेजमेंट शुरू हो जाता है। गेटिंग मटीरियल विदाउट डिस्टर्बिंग अदर, अभी मान लीजिए किसी बच्चे का पेन ही नहीं काम कर रहा है, तो क्या होता है पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है उसकी वजह से कि उसको पेन चाहिए, उसको पेन चाहिए, उसको पेन चाहिए। तो अगेन दिस इज अ पॉइंट जहां पे आपको ये देखना होगा कि इन केस कि किसी बच्चे को कोई चीज चाहिए, तो देयर इज आप अपने ही क्लास में एक स्टॉक रखते हैं जहां से बच्चा अगर उसको स्पेयर कोई चीज चाहिए होती है तो वो लेता है और फिर वापस वहां पे रख देता है। व्हाटएवर सूट्स यू, बिकॉज दिस इज नॉट वन फिट ऑल वाला सोल्यूशन। कोई अलग अलग प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा, दीज आर जनरल कैटेगरीज
कि आपको इन सारे पॉइंट्स पे बच्चों को क्लियरली बता देना है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम गोइंग टू लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास व्हेनेवर यू आर मूविंग आउट ऑफ द क्लास. Now the mantra to manage classroom. If the teacher is able to teach basic routine, what we are talking about, entering the classroom and dismissal and going to library, these are basic routine. और अगर हम लोग इस हिसाब से बता देते हैं कि ऐसे ही करना है तो क्या होगा, और most of the behavioral problems will be solved. Okay, Miss Aisha, I can see that you're saying my slides are not changing. Just listen to me, okay? And I'm reading out. So it will be clear to you. Just focus on my words, what I'm saying. Okay, don't worry about the slides because I'm explaining everything. Not a problem. If the teacher is able to teach basic routine अगर बता देते, जैसे क्लासरूम में अगर किसी बच्चे ने टॉफी खोली है तो उसका रैपर कहाँ फेंकना है, या बाय डिफॉल्ट पता होता है कि ट्रैश कैन में फेंकना होता है. तो अगर आप इस तरीके के जहां जहां पे हिंड्रेंसेस होते हैं अगर आपने वो बताया हुआ है तो आपका टारगेट ये नहीं होगा कि क्लासरूम में जाके आपको बस कहाँ बैठना है कहाँ उठने में आप फंस रहे हैं. आपकी लर्निंग का जो प्रोसेस होगा वो तो एटलीस्ट शुरू होगा. बिकॉज हमें इसी में नहीं जूझते रहना है बेसिक बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में. हमें बच्चों को पढ़ाना भी है, कोर कॉन्सेप्ट डिकोड कराना है, एक स्किल डालना है, बच्चे को 21st सेंचुरी के लिए रेडी करना है. अगर क्लासरूम मैनेज ही नहीं होगा तो हम लोग सोचिए मत कि ये सब भी कभी कुछ कर पाएंगे. तो टीचर का है कि बेसिक जो ये रूटीन है वो समझा दें कि इस टाइम क्या करना है, और ये डे 1 से ही शुरू हो जाना चाहिए ताकि जो क्वालिटी टाइम में व्यतीत हो. बच्चे को आपने एक्सप्लेन कर दिया, प्लीज मेक द किड्स रिहर्स. हम लोग एक क्या है, हम लोग पानी खुला हुआ देखते हैं तो हम लोग होती है पानी बंद करना है, लाइट ऑन है तो लाइट ऑफ करनी है, कचरा जो है वो सड़क पे नहीं फेंकना है. क्यों? क्योंकि हमें कंडीशनिंग की गई है कि दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, this is not feasible, this cannot be done, this is not expected out of you. क्यों? क्योंकि हमें ये पूरे जिंदगी समझाया गया है, हमें इसकी रिहर्सल कराई गई है, हमें इसके लिए रिवॉर्ड दिया गया है, हमें इसके लिए पनिश किया गया है, एंड देन इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल. दिस इज व्हाट स्कूल्स आर फॉर. तो आप जब बच्चे को बेसिक जो एक रूटीन बता देते हैं, एंड व्हेन द क्लासरूम इज मैनेजमेंट, आप जो बोलेंगे वो बच्चा सुनेगा. करेक्ट? तो आप बच्चे को जरूर उसकी रिहर्सल भी करते हैं. अब आज के बच्चे पुराने जमाने के बच्चे नहीं है कि टीचर ने बोल दिया और बच्चे ने फॉलो कर दिया. दैट इज नॉट सेइंग, दैट वुड बी नॉट करेक्ट. तो हमें बच्चों को भी, आज के बच्चों को क्या चाहिए ना, हम उनको इंपॉर्टेंस दें. दिस इज व्हाट द साइकी इज सेइंग. आप बच्चों को बच्चों के जैसे ट्रीट करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है. ये छोटे बच्चों के साथ भी एप्लीकेबल है. उनको एक्सेप्टेंस और इम्पोर्टेंस दोनों चाहिए के बच्चों को. तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, दिस इज ऑल चाइल्ड साइकोलॉजी. हम जब सामने वाले के हिसाब से कोई चीज करते हैं तो उसको इंपॉर्टेंट फील होता है कि अच्छा हमारी भी राय ली गई है, हमारा भी इनपुट है इसमें, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको सुनना. तो इसमें क्या कर सकते हैं? गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग रूल्स इन द क्लासरूम. अब डिसमिसल का, एंट्री का, जो हमारा क्लासरूम मिसमैनेजमेंट पॉइंट्स था, अगर हमें उसके ऊपर कोई प्रोसीजर बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए? इन्वॉल्व द क्लास इन मेकिंग द रूल्स. आप बच्चों से जरूर पूछिए कि what do you think? Have a candid conversation. You can have it in the last period, zero period, whenever you think. कि क्लासरूम में क्या, और बच्चे जिस तरीके के सोल्यूशन के साथ आएंगे, बहुत बार हमारे दिमाग में वो सोल्यूशन भी आता भी नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि घर में कितने देर तुम लोगों को सेलफोन यूज करना चाहिए, पढ़ाई पहले करनी चाहिए या सेलफोन पहले यूज करना चाहिए. ठीक है, फिर क्लासरूम में सिटिंग अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, कौन से बच्चे कहाँ पे, और यू विल सी सच वाइज आइडियाज फ्लो फ्रॉम स्टूडेंट्स. क्लासरूम का डेकोर क्या होना चाहिए, इस बार हमारे क्लासरूम का क्या होना चाहिए. तो आप जब बच्चों को ऑटोनॉमी देते हैं तो बच्चे बहुत अच्छे अच्छे रूल्स के साथ आते हैं. और फिर जब आप ये बताते हैं कि ये रूल्स जो हैं वो आपने बच्चों ने ही दिए हैं और अब उनके ऊपर लागू होंगे, बी बेटर, इन अ बेटर पोजिशन. ना कि हम अगर उनको बोलते हैं दीज आर रूल्स, यू हैव टू अबाइड बाय देम, टुडेज किड्स विल नॉट एक्सेप्ट इट. दैट इज फॉर श्योर. ब्रेक्स में आपको कैसे करना है, मूवमेंट आपका किस तरीके का होना चाहिए, क्लासरूम में अगर गंदगी है तो कौन सा हाउस उसको कब क्लीन करेगा, यू डिसाइड, एंड देन वी विल मेक अ प्रोटोकॉल कि कैसे कैसे फॉलो होगा. क्या होगा? हमने बच्चे को ऑटोनॉमी दी. 5 चैप्टर से होमवर्क दिया, बट हमने ऑटोनॉमी बच्चे को दी कि उन 5 होमवर्क में से तुम 3 ऐसा भी अपने पसंद का रखते हो. और बच्चे को लगा कि वी आर इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रूल्स. These are simple ideas based on child psychology जो
करेगा आपके लिए रूल्स जो आपने बनाया है उसको फॉलो होने में। रूल्स शुड बी नेसेसरी एंड रीजनेबल। अननेसेसरी रूल्स मत बनाइए कि लगे कि इररेलेवेंट रूल्स है, क्योंकि किड्स आई से दे आर वेरी वेरी इवॉल्व्ड एंड वेरी वेरी स्मार्ट। तो अननेसेसरी रूल्स भी बच्चे समझेंगे, इसका रेलेवेंस नहीं, सामने फालतू का बना दिया है। दे शुड बी रीजनेबल, बच्चे को लगे कि हाँ इससे एक रीजन निकल के आ रहा है, इफ वी आर फॉलोइंग इट इसका कुछ रेलेवेंस भी है। phrase rules in a clear and positive way so that students know what is expected out of them। क्लियर होना चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम, एंड इन अ पॉजिटिव वे। आप उसको हार्श वे में या एक अथॉरिटेरियन वे में बताते हैं तो बच्चे को तकलीफ होती है, उसको उनको उसमें एक रेजिस्टेंस है। तो आप बिल्कुल क्लियर एंड पॉजिटिव वे में अपने रूल्स को बच्चों को बताइए कि तुमसे ये एक्सपेक्टेड है, दिस इज हाउ यू शुड गो अबाउट इट, एंड remind the class of the rules at times other than when someone has misbehaved। अच्छा कोई जब मिसबिहेव करता है तब हम उसको रूल याद दिलाते हैं, देखो सी दिस इज सी ही इज मिसबिहेविंग। तो वो मिसबिहेवियर पे मत बताइए बिकॉज वो मोटिवेट नहीं करेगा। एक टाइम आप जरूर बताइए कि दीज रूल्स नीड्स टू बी, ब्रशिंग अप इज ऑब्वियसली टफ फॉर द टीचर्स, बट इफ यू वांट रिजल्ट्स रीइंफोर्समेंट बच्चे को देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं अगर हम बहुत देर काम ना करें। तो आपको बच्चे को, अगर आप चाहते हैं कि प्रोसीजर्स फॉलो करें, ब्रशिंग अप रिमाइंडिंग जरूर करेंगे, नहीं तो पाठ्यपुत्र सहोदय का जो आपको जाता है इंटीमेशन, बहुत बार लोग 4 बजे भूल जाते हैं, क्यों, जबकि इंपॉर्टेंट है, बट पीपल फॉरगेट, तो रिमाइंडर बहुत लोग लगाते हैं। तो वैसे ही जैसे छोटे बच्चों को तो और भी ज्यादा रिमाइंडर की जरूरत होती है, एंड स्पेशली जब मोबाइल से, आईपैड से और टीवी से घिरे हैं बच्चे, तो उनका तो डिस्ट्रैक्शन किस लेवल का है वी ऑल नो। तो रिमाइंडर जरूर दें ताकि वो रूल्स को वो याद रखें और आपका क्लासरूम मैनेज रहे, ठीक है। मेक डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज कंसिस्टेंट विद द इंस्ट्रक्शनल गोल। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बनाइए, फन थोड़ा सा डालिए उसमें, वो बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि बच्चे कमांड कर रहे हैं। मेक इट फन एंड टेक सजेशंस फ्रॉम किड्स, मेक इट कलरफुल, ताकि बच्चों को वो रूल नहीं लगे लगे कि हाँ इनके खुद के ही फायदे के लिए है। एंड शुड बी कंसिस्टेंट विद द स्कूल के रूल्स होते हैं जो डायरी वगैरह में होते हैं, उनका भी अबाइडेंस आप जरूर डालें कि वी आर पार्ट ऑफ दिस स्कूल, इट्स आवर ड्यूटी। जैसे हम इंडिया के पार्ट हैं तो इंडियंस का ये सारा रूल्स होता है जो हम फॉलो करेंगे तभी हम अच्छे इंडियंस कहलाएंगे। तो हमारे स्कूल का भी ये रूल्स है, अगर हम ये रूल्स को अच्छे से अबाइड करेंगे तो हम लोग भी इस स्कूल के बताएंगे, एलएमएनआई कहलाएंगे। तो इस तरीके से आप बच्चे को करते हैं तो ईजी हो जाता है बच्चों के रूल को फॉलो करना, एंड दे टेक वेरी a lot of pride in being part of that school। post the rules and review them often। obviously reminders के बारे में है कि आप बच्चों को तरह तरह से ये रूल्स उनको बताएं कि this is entry, this is exit, this is how you'll make line, this is how you will do this that whatever। if a rule isn't working, क्या ये प्रोसीजर हम फॉलो तो करा रहे हैं बट डिजायर्ड रिजल्ट नहीं, प्लीज चेंज इट, बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्लासरूम में टीच मेहनत किस लिए हो रही है, ताकि क्लासरूम में टीचिंग का प्रोसेस अनहिंडर्ड। So if something is not working, please change it. Be very, very flexible। Now, understanding extrinsic and intrinsic forces, ये बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। And this is not only for kids, ये this point is not only for kids but for us also। तो ये हम लोग अपने लिए भी इसको समझ सकते हैं। इसमें स्लाइड्स पे जाने की जरूरत नहीं, मेरी बात पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हर इंसान को मोटिवेशन चाहिए। मेनी टाइम्स थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल विद अस एडल्ट्स आल्सो, बट वी आर मोटिवेटेड टू, वी हैव टू पुश आवरसेल्फ। बहुत सारे लोग मोटिवेशनल वीडियो देख करके मोटिवेट होकर के अपना अगर खराब दिन भी है तो उसको अच्छा कर लेते हैं, बिकॉज दे थिंक इट्स ओके, सबके साथ ऐसा होता है, तभी तो ये मोटिवेशनल वीडियो में ऐसा बोल रहे थे। कोई किसी अच्छे इंसान से उसको मोटिवेट करता है, पुल अप करता है, वो बात करके मोटिवेट हो जाते हैं। बट हम टीचर्स कभी कभी क्या, and it's okay because we all are human beings, हम क्लास में बोलते हैं you all are good for nothing, I have given up on this class is the reason of my stress। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को डीमोटिवेट करते हैं, और डीमोटिवेशन से साइंस कहता है माइंड में कॉर्टिसोल लेवल इतना हाई हो जाता है कि लर्निंग फिर नहीं हो पाती है। स्ट्रेस, लो सेल्फ स्टीम में लर्निंग नहीं होगी, ये हमें भी पता है। अगर हम लोग भी एज एडल्ट्स किसी दिन लो सेल्फ स्टीम से सफर करते हैं, हम लोग सबसे खराब डिसीजन लेते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों के लिए तो और भी ये खराब है कि हम उनको डीमोटिवेट कर दें,
या उनको लो सेल्फ एस्टीम कर दे, या ये बता दे कि तुम में कुछ अच्छी चीज मेरे को दिखाई दे नहीं रही है। तो मोटिवेशन, अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि मोटिवेशन इज वेरी, बिहेवियर जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो निकल के आए। वाई डू वी वाई नीड टू मोटिवेट स्टूडेंट्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट? ताकि वो बिहेवियर वो दिखाएं पाए, जो कंटेंट हम उनको दे रहे हैं वो इंटरलाइज कर पाए, रियल लाइफ में उसको पाए, उससे कोई डेवलप कर पाए स्किल को। सो बहुत बार हम लोग बच्चे को कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं कि देखो तुम नहीं पढ़ाई करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या तुम पढ़ाई करोगे तो तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा। हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस एंड रिवॉर्ड्स पे काम करते हैं, बट इसके अंदर की बात क्या है, वो होती है इंट्रिंसिक एंड मोटिवेशन, जिसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। अब इस बात को लीजिएगा, इस होता क्या है कि इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदरूनी, और एक्सट्रिंसिक का EX का मतलब होता है एक्सटर्नल से, जैसे होता है बाहरी। तो मोटिवेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एस्टैब्लिशिंग अ सक्सेसफुल क्लासरूम। नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ मोटिवेशन, जो कि एक अंदरूनी और एक बाहरी है। कुछ बच्चों को आप देखिएगा कि अंदरूनी तौर से मोटिवेटेड होते हैं रीड करने के लिए। हर क्लास में कोई एक बच्चा जरूर होगा जो कि बुक वॉर्म होगा, जो, और उसकी आप हरकत से देखिएगा वो लाइब्रेरी में थोड़ा देर एक्स्ट्रा चाहेगा रुकना, ये लाइब्रेरियन से बोलेगा कि बुक मेरे को 2 दिन और के लिए एक्सटेंड कर दीजिए, खत्म, या कोई भी क्लास का पीरियड खत्म हो गया तो भी वो स्ट्रगल कर रहा है वो बुक पढ़ने को खत्म करने के लिए। इसमें क्या है, वो बच्चा जो है अंदरूनी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है रीडिंग करने के लिए। इसको हम लोगों को कोई बाहरी कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि तुम रीड करो, जैसे कि और बच्चों में लगती है कि हम उनको बाहरी तौर से बोलते हैं कि यू नीड टू रीड, यू नीड टू रीड। ये बोलने की उसको जरूरत नहीं है, वो अंदरूनी तौर से मोटिवेटेड है। जैसे उसको क्यूरियोसिटी है कि नेक्स्ट पेज में क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, या ये बुक हम पढ़ लेंगे तो मेरा कोई पर्सनल ग्रोथ होगी, या मेरा इंटरेस्ट है, मेरे को और भी दुनिया के बारे में पता चलेगा। उसमें क्या होता है, उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसको इंजॉय होता है, उसके लिए एक एडिक्शन जैसा हो जाता है उसके लिए वो, क्योंकि वो जो इतना नॉलेज उसने प्राप्त, जब वो नॉलेज से भरी बात करता है तो लोग उसको एडमायर करते हैं, तो वो उसको एडिक्ट हो गया है उसके लिए रीडिंग, और उस पर्सनली रिवॉर्डिंग भी लगता है कि आई एम रीडिंग बुक, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ रीडिंग बुक। तो उसको बाहर के कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सट्रिंसिक क्या होता है, बाहरी क्या होता है, हम बोलते हैं तुम बुक पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो तुम क्या होगा, एग्जाम में कर जाओगे, या पढ़ो नहीं तो तभी तुमको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो क्या है, हम उसको क्या कर रहे हैं, बाहरी मोटिवेशन दे रहे हैं, एक्सट्रिंसिक दे रहे हैं, लेकिन फायदे में कौन है, अंदरूनी वाला। एज एजुकेटर्स हमारा बच्चे को इतना बाहरी तौर से मोटिवेट कर दें कि वो उसकी अंदरूनी कॉल बन जाए। अब फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉच दिस मूवी कॉल 3 इडियट्स, उसमें एक कैरेक्टर था जो नाम का एक कैरेक्टर था जिसने ड्रोन बनाया था, लेकिन वो सुसाइड वाला केस था, उसने ड्रोन बनाया था। वो क्या था, वो स्टूडेंट क्या था, अंदरूनी मोटिवेटेड था फिजिक्स मैथ्स लेकर के, तभी उसने ड्रोन बना दिया, ठीक है, क्योंकि पैशन था अंदरूनी वो मोटिवेटेड था, बट एक्सटर्नली मोटिवेटेड नहीं था, डेडलाइन की परवाह नहीं की। उसने डेडलाइन पे अपना असाइनमेंट ने फादर को बोल दिया कि इसने इस बार फिर डेडलाइन को फॉलो नहीं किया, अब उसको उस फंक्शन में आने की जरूरत नहीं, कि बिकॉज ही हैज फेल्ड। वो ही इज अ क्लासिक एग्जाम। वो अंदरूनी तौर से तो मोटिवेटेड था, लेकिन एक्सटर्नली मोटिवेटेड नहीं था। हम बैलेंस स्ट्राइक करवाना है बच्चे को कि वो अंदरूनी तौर से भी हो और एक्सटर्नली भी अबाइड करे, सो दैट ही इज ऑल्सो अ गुड स्कोरर एंड ही इज लर्निंग फॉर हिज पर्सनल ग्रोथ ऑल्सो। ये नहीं होता है, अब बच्चे क्या टॉपर्स हो जाते हैं, बट उनके लिए बैगेज, बच्चा इसलिए पढ़े क्योंकि उसको एक्सेलेंस चाहिए, इसको पढ़ने से वो पूरी यूनिवर्स की नॉलेज अपने अंदर चाहता है, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगी, उसको बेहतर लोगों का परसेप्शन समझ में आएगा। दिस इज इंट्रिंसिक। सो हमें बच्चों को बैलेंस्ड वे में मोटिवेट करना है, सो दैट अंदरूनी से वो बाहरी बेनिफिट को भी री सके। कोई भी एक तरीके का मोटिवेशन उसके अंदर नहीं हो, दोनों तरीके का मोटिवेशन हो। ये तो समझ में आ गया कि मोटिवेशन दोनों तरीके का इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहला एडुकेटर्स जो सवाल पूछते हैं कि ये होगा कैसे, तो ये भी बहुत सिंपल है। इसके ऊपर भी हम लोग बच्चे के हिसाब से चीज कर सकते हैं। हम बच्चे को चॉइस बेस्ड लर्निंग दें, जैसे कि आप किस सिलेबस से, फॉर एग्जाम्पल हर स्कूल में आने वाला हाफ ईयरली का कुछ सिलेबस होगा जिसमें चैप्टर होंगे। आप बच्चे को अगर उसमें से 4 चैप्टर अब तक पढ़ा चुके हैं, तो उन 4 चैप्टर्स में से ही आप 5 होमवर्क दें किसी भी हॉलीडे, कुछ भी एग्जाम्पल, जस्ट आई एम गिविंग एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड। आप उनको ऑटोनॉमी दें कि इस 4 में से तुम अपनी पसंद का 3 कर लेना, ठीक है, जो तुमको पसंद है, इट्स नॉट अ बैगेज ऑन यू।
तो बच्चों को क्या लगेगा कि अच्छा ये चीज जो है मेरे को ऐसा होमवर्क नहीं करना है, अपना एक्सेलेंस दिखाने के लिए करना है, ठीक है। तो जब बच्चा अपने हिसाब से, आप उसको चॉइस दे देते हैं, तो बच्चा इसमें से अपनी जो चॉइस का बेस्ट होता है वो चुनता है। तो जब वो अपने चॉइस से कोई चीज करता है तो उसका बैड नहीं होता है कि एज अ ड्यूटी वो कर रहा है, वो चाहता है कि जब हमने अपने पसंद से सिलेक्ट किया है तो उसमें हम अपना बेस्ट दें। दिस इज वन एग्जाम्पल जिससे आप बच्चे को अंदरूनी तौर से मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरा, प्रोजेक्ट बेस्ड, जहां पे बच्चे को फ्रीली छोड़ दें कि तुम खुलेआम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगाओ, खुलेआम अपनी तुम क्रिएटिविटी लगाओ। क्या होता है, आपने देखा होगा बच्चों को प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा गाइडेंस टीचर्स की नहीं चाहिए होती है, वो अपने आप से डेकोरेट कर लेते हैं, अपने आप से कोई अच्छा सा कोड डाल देते हैं, फोटो डाल देते हैं, हंटिंग कर लेते हैं, बिकॉज अंदरूनी तौर से वो मोटिवेटेड है, बिकॉज यू हैव गिवन देम द ऑटोनॉमी की मेक अ प्रोजेक्ट, ये आपने उनके ऊपर थोपा नहीं है। तो आप प्रोजेक्ट वर्क जब बच्चों को देखते हैं तो सोचते हैं क्या इस बच्चे ने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बना लिया है, क्यों? क्योंकि आपने बच्चे को उस तरीके से लिबर्टी दी है। दूसरा, आप बच्चों के साथ ओपन एंडेड डिस्कशन कीजिए, जहां पे आप जरूर बच्चों के थॉट्स एंड आइडियाज को भी सुनिए। हमारा काम सिर्फ सुनाना नहीं, हमारा बहुत बड़ा काम है सुनने का। उसमें क्या होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैसे होता है, जब बच्चे को ये लगता है कि वॉट एवर कॉन्टेंट यू आर गिविंग टू द चाइल्ड उसके पर्सनल रेलेवेंस का है। अच्छा, अगर ये आपने उसको ये दिया तो वो आगे चल के अगर साइंटिस्ट बनना चाहता है तो आज के इस प्रोजेक्ट से पर्सनली भी वो कुछ फायदा उठा सकता है और सेटिंग कर सकता है। मतलब हेल्प स्टूडेंट सेट पर्सनल लर्निंग गोल्स दैट आर अलाइंड विद देयर इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन। आप बच्चे को जब तक वो क्या बनना चाहता है, उसके गोल क्या है, उसके पर्सनल रिलेवेंस का है कि आपका कंटेंट, तब तक बच्चा मोटिवेट नहीं होता है। तो आप जरूर बताएं कि वॉट एवर नॉलेज आई एम गिविंग यू, यू ऑल दैट यू वांट टू बिकम या गोल सेट करना चाहते हो, इसमें इस कंटेंट का बहुत बड़ा रिलेवेंस है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि कुछ बच्चों को जिसको हिस्ट्री नहीं पसंद होती है, फिजिक्स नहीं पसंद होती, जस्ट बिकॉज दे लाइक द टीचर, दे डेवलप अ लाइकिंग फॉर दैट सब्जेक्ट, और फिर उस सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छा कर पाते हैं और बाद में बोलते हैं आई टुक दिस सब्जेक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीचर एंड आई लव दिस सब्जेक्ट। दिस इज ऑल बिकॉज वी हैव बीन एबल टू इंटर द स्टूडेंट, बट द प्रोसेस क्या होता है, उसकी जिंदगी का वो सब्जेक्ट वो नो आता है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। classroom management is magic, it is by adults as now. Very 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 important, these slides are educational model that can help maintain discipline in the classroom, ठीक है। इसको हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, ये बिल्कुल थोड़ी सी इसमें होता क्या है। इसमें पहले मॉडल का नाम है बिहेवियरल मॉडल। इसमें क्या होता है, इसको आप यहाँ पे आपको इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ये बहुत क्लैरिटी के साथ से बताया हुआ है। इसमें क्या होता है, रिवॉर्ड सिस्टम्स। बिहेवियरल मॉडल क्या होता है, इट्स ओनली ऑन रिवॉर्ड, कि यू नो कि बच्चे को आप देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे को आपने अगर स्टिकर्स बनाए हैं पैट योर बैक, अगर ये के साथ ज्यादा रेजोनेट करेगा, आपने बच्चे के लिए छोटे छोटे क्लास में पैट योर बैक, यू आर अमेजिंग, या अगर बच्चे बहुत छोटा स्टार है लेकिन वो बच्चे है वो स्टार, वी एज पेरेंट्स नो, जिनके भी बच्चे छोटे हैं और जो घर आते स्टार लेकर के आते हैं, आपको ये एस्पेयर होगा कि टीचर का दिया हुआ स्टार बच्चे कितना ज्यादा मायने रखता है। तो बिहेवियरल मॉडल बहुत ज्यादा बच्चे के बिहेवियर को क्लासरूम, अगर बच्चे का बिहेवियर आपके क्लासरूम में एक बाधा है तो आप जरूर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से, जहां पे आप बच्चे को देखते हैं कि बच्चा जो बदमाश है अगर उसने चेंज्ड बिहेवियर दिखाया है, कल से आज में उसकी बेहतरी है, तो आप जरूर उसको रिवॉर्ड दें, क्योंकि जब बच्चे को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करते हैं और दिस डिजायरेबल बिहेवियर करना है, क्योंकि आपने बच्चे को क्लैरिटी दे दी है कि तुम्हारे अच्छे, हाउ टू टेक अ स्क्रीनशॉट, नो हाउ टू टेक अ स्क्रीनशॉट, योर मोबाइल विल टेल यू। दूसरा, डिसिप्लिन मॉडल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्लियरली बता देते हैं कि क्या होगा आगे की साइड में। जैसे हम लोग असर्टिव डिसिप्लिन बोलते, भाई तुम क्लास में चुप रहोगे, हम तुमसे बैठना और सुनना मेरी बात को, बस ऐसे लिखना है, क्लियर ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर, दैट इज असर्टिव
मॉडल लेटर इन द स्लाइड अगेन आई विल टेल यू. चॉइस थ्योरी मॉडल है कि बच्चे को आप एक ऑप्शन देते हैं कि या तो तुम ग्रुप में काम कर, काम एक बच्चा जो कि अकेले काम कर, सो दैट उसको पता हो कि ग्रुप में भी कैसे किया जाता है. इसमें क्या होता है, आप बच्चे को चॉइस नहीं देते हैं, उसकी जो उसके विपरीत उसको अनकंफर्टेबल एक सिचुएशन में डालते हैं और फिर देखते हैं कि क्लासरूम का क्या असर आता है. तो क्या होता है कि ग्रुप प्रोजेक्ट सीख जाता है. कोऑपरेटिव डिसिप्लिन मॉडल. A teacher divides the class into teams for problem solving activity. Each team must work together to come up with a solution, encouraging students to collaborate, communicate and collectively achieve that. आप 7 मॉडल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव डिसिप्लिन मॉडल, जिसे बच्चे को एग्जिस्ट करना सीख जाता है. दो लोगों के बीच में जो भी शायद एक दूसरे सहमत नहीं हो, एंटरटेन करना जाने दूसरे की मतलब दूसरे के आइडियाज को और थॉट्स को वो एंटरटेन करना जाने. सोशल इमोशनल लर्निंग. अगर क्लास में बच्चा है तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो उसका हो जाएगा क्योंकि आप मैटर दे रहे हैं. बट एंड ऑफ द डे क्या होता है कि बच्चा सोशली इमोशनली भी कुशन्ड फील करे ना. देयर इज जस्टिस मॉडल. इसमें क्या होता है कि अगर दो ये इंपॉर्टेंट मॉडल है. और हम लोग क्लासरूम में बहुत बार इस सिचुएशन से जहां पे दो बच्चे अचानक से लड़ाई करने लगते हैं और आप नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि बात उन लोगों की बहुत आगे. रिस्टोरेटिव जस्टिस मॉडल कैसे काम करता है, हम लोग को पता है इस तरह की सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया जाए और क्लासरूम को आगे बढ़ाया जाए. सो व्हाट डू वी डू इन दिस मॉडल. फर्स्टली जब बहुत ज्यादा एंगर होगा बच्चों में, आपकी बात नहीं सुनेंगे. सो यू हैव आपका टाइम तो जाएगा क्योंकि क्लास तो आपकी उन्होंने खराब कर ही दी है, लेकिन अगली क्लास आपकी सीमलेस जाए उसके लिए आपको रेस्टोरेटिव जस्टिस मॉडल अपनाना पड़ेगा. इसमें क्या होता है कि दोनों बच्चे को आप काम डाउन, और बिल्कुल एडल्ट्स में भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं. इनमें बच्चों को आप काम डाउन कर, क्योंकि आप एंगर में अपना हाथ डालेंगे तो यू गिव सम टाइम टू काम डाउन. उसके बाद आप दोनों बच्चों से अलग अलग कॉन्वर्सेशन करते हैं. एक बच्चे को बुलाते हैं, उसकी पूरी and then you call the other person and you listen to them और उनको आप फुल ऑन अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हाउ दे फेल्ट, क्या हुआ था. अगर बच्चे दिखाते हैं उसी का विपरीत उनको रिएक्शन आप देखेंगे कि दे विल स्टार्ट क्राइंग, और उनको आप अपॉर्चुनिटी दें सारी कि व्हाट दे हाउ दे रिएक्टेड, व्हाई दे रिएक्टेड द वे दे डिड एंड व्हाट दे नीड. अब आगे कैसे चलना है, अब तो जो हो गया नुकसान लड़ाई झगड़े का वो हो गया, आगे क्या करना है. एंड देन यू टेल स्किल ऑफ एम्पैथी इस रिस्टोरेटिव जस्टिस में कि एक्नॉलेज द इम्पैक्ट ऑफ एक्शन. नाउ आपको इस चीज की एक्नॉलेजमेंट पूरे क्लासरूम पे क्या पड़ा, ठीक है, प्रभाव दूसरे वाले बच्चे पे क्या पड़ा और उस बच्चे के एंगर का प्रभाव इस पड़ा. नाउ बोथ ऑफ देम शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेक अमेंड्स. और आप अपॉलॉजी कराते हैं, अमेंडमेंट कराते हैं एंड देन यू फॉलो अप सो दैट ये क्लासरूम मैनेजमेंट में ये प्रॉब्लम आपको दोबारा आपकी क्लास को डर नहीं करे. सो रिस्टोरेटिव जस्टिस मॉडल विल टेक सम ऑफ योर टाइम बट यू हैव टू कम अप विद अ सॉल्यूशन. अगर आप ये सोचेंगे कि दो बच्चों के बीच खड़ा करके आप पढ़ा लेंगे और वो क्लासरूम मैनेज्ड है, देन एजुकेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे इग्नोर सर्टेन थिंग्स. आपके सामने रॉ लाइफ है, आप to take accountability. तो restorative justice model वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे आपको लगेगा कि इसका आपको फुल ऑन लंबा सोल्यूशन निकाल के ही आप बच पाएंगे. होलिस्टिक मॉडल. बाय होलिस्टिक मॉडल डिसिप्लिन एक पॉजिटिव और एक रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहां पे फील करे. अब तारे जमीन का एक एग्जाम्पल है. दर्शील पढ़ने में नहीं अच्छा होता है क्योंकि वो डिस्लेक्सिया से सफर करता है, बट उसमें और बात थी ना कि वो एक अच्छा आर्टिस्ट था. उस ग्राउंड पे आप बच्चे को इज्जत दीजिए, ठीक है. ये नहीं कि हर कोई मार्क्स अच्छा ला सकता है, हर बच्चे में कोई यूनिक क्वालिटी है जिसके लिए उसको रिस्पेक्ट की जा सकती है. कोई बहुत केयरिंग हो सकता
सकता है, कोई बहुत लेट हो सकता है, कोई बहुत एम्पैथी हो सकती है, कोई बहुत हेल्पफुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हर बच्चे को आप होलिस्टिकली वैल्यू दें। जस्ट बिकॉज समबडी इज अ टॉपर और बस उसकी रिस्पेक्ट होगी, ऐसा नहीं है। तो आपको क्लास में एक ऐसा एनवायरनमेंट करना है कि हर बच्चे में कोई अच्छी बात है और हर बच्चे की उस अच्छाई के लिए उसको वैल्यू करना है। एंड जब वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एटमॉस्फेयर क्लासरूम में बनता है, क्लासरूम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती है। Key roles, very important. These points are, please try to listen to them. That discipline play in classroom management. अब तो discipline का तो बहुत बड़ा रोल है क्लासरूम मैनेजमेंट में। वेरी शॉर्टली विद रियल लाइफ एग्जांपल्स हम लोग इस स्लाइड को भी डील करते हैं। सबसे की ऑर्डर, अगर हम डिसिप्लिन क्यों हम लोगों को चाहिए, क्लास में ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर हो, हम लोग बेवजह की ना फंसे कि कौन कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, कचरा कहाँ फेंक रहा है, इसमें ना फंसे। मेन है कि हम बच्चे को बैंग ऑन टारगेट कर सके कि दिस इज द कंटेंट हियर आई एम टू डिलीवर, सो दैट दिस इज अल्टीमेट फंडा व्हेन आई एंटर द क्लास। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, हम लोग निटी-ग्रिटीज में फंस जाते हैं। तो आप डिसिप्लिन में यू हैव टू टॉक रिस्पेक्टफुली। अब आपको ये क्लैरिटी देनी है क्लासरूम में कि आप अपने जो बच्चे हैं उन आपस में रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। ये पहला आपको क्लियर कर देना है कि मेरी क्लास के बच्चे जो हैं, डिसिप्लिन का मेरा पहला फंडा है कि क्लास में रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। कोई भी एक दूसरे को, मेनी अ टाइम्स आई हैव कम टू हियर फ्रॉम एजुकेटर्स कि बच्चे जो फादर के नाम से बच्चे को एड्रेस करते हैं, क्यों? ताकि वो डिसरिस्पेक्ट फील हो। तो यू हैव टू सेट एन एटमॉस्फेयर जहां पे हो, काइंड वर्ड्स आपके क्लास में यूज हो, टीचर्स के लिए नहीं, पीयर्स के लिए भी। वो टाइम पे अराइव करेंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चा स्कूल आए तो बैग लेकर आए, तो वो बैग ले आएगा। दीज आर बेसिक डिसिप्लिन जो आपको बिल्कुल क्लैरिटी दे देनी है। सेल्फ लाना है, ट्रैश कहाँ फेंकना है, डिसमिसल के टाइम पे क्या करना है। तो ये ऑर्डर स्ट्रक्चर आपको क्लासरूम डिसिप्लिन में क्लियरली बता देनी होती है। उससे क्या फायदा होता है कि डिसिप्लिन का क्या रोल है ये हम आपको बता रहे हैं। उससे क्या होता है, लर्निंग फोकस होती है, क्योंकि मेरा अल्टीमेट एजेंडा क्या है, लर्न कराने के लिए बच्चे के लिए। तो जब हमने ये देख लिया कि क्लासरूम फिजिकली सेटल डाउन है, कोई किसी से फाउल लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा है, कोई अननेसेसरी नच नहीं कर रहा है, हंस नहीं रहा है, अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा है, तो मेरा सेकंड टारगेट क्या है कि लर्निंग होनी चाहिए। क्या होता है, जब आपका क्लासरूम डिसिप्लिन होता है तो मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि वहां पे ऑप्शन नहीं है डिस्ट्रैक्ट होने का। ऑफ टॉपिक एक्टिविटीज नहीं हो रही, आप कुछ आ रहे हैं और कुछ ऐसा नहीं। स्ट्रक्चर एक इन्वायरमेंट में होता है कि मैम देयर इन द क्लास, देयर इन द क्लास, स्ट्रक्चर एक इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि एक को ना प्रिडिक्टेबिलिटी पता है, उनको क्लैरिटी पता है, मेरे को यही करना है। दिस प्रिडिक्टेबिलिटी हेल्प्स देम टू फोकस ऑन टास्क एट हैंड। उनको पता है कि क्लासरूम में अगर टीचर आई हैं तो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी। और क्या होता है उससे, टीचर की अनइंटरप्टेड है। जब हम लोग क्लासरूम हमारा जो मैनेज फिजिकल डिसिप्लिन है, तो हम लोग भी जो लेसन देना चाह रहे हैं वो अनइंटरप्टेड जाता है। उससे क्या होता है, बच्चे का रिटेंशन बेटर होता है, एंजाइटी उनकी कम होती है कि छूट नहीं गया या मैम ने क्या बोला समझ नहीं आया। ऑब्वियसली व्हेन दे आर लिसनिंग वेरी केयरफुली टू यू, बिकॉज कम होगी। अगेन इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होंगे कि अच्छा वॉट एवर, बिकॉज आपने, हर कोई ने इस चीज को इनकाउंटर किया होगा कि जो बच्चे बहुत हाई स्कोरर्स होते हैं या बहुत ब्राइट होते हैं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं कि तुम कहाँ बैठो कहाँ नहीं बैठो। और उनका उनका अल्टीमेट मोटिव होता है कि मैम को सुनना है, उसको रिटेन है, समझना है, उसको और घर जाके एक्सपैंड करना है, उसको एनालाइज करना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि वो इंट्रिंसिकली मोटिव से डिमोटिवेटेड है कि पेंसिल नहीं मिल रही है और पेन नहीं मिल, वो उसको धक्का दे रहा है, वो उसको देख करके हंस। तो वो में डिसिप्लिन से क्या होता है, लर्निंग फोकस में भी आती है। क्रूशियल पॉइंट इज हैंड्स लर्निंग होती है। बच्चा से पास बहुत सारे थॉट आए, बट हम लोग बहुत बार व्यक्त नहीं कर पाते हैं। वाई? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम ये बोलेंगे तो कोई हमारा मजाक ना उड़ा दे, कोई बाद में हमारे हमको बुली ना करे, कोई जज ना करे, इसलिए हम लोग बहुत बार ना बहुत में ही रख लेते हैं। लेकिन अगर क्लास में डिसिप्लिन आपने किया हुआ और एक रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट है, तो हर बच्चा जो होगा ना वो ओपन कम्युनिकेशन के लिए राइट आइडियाज बच्चे लेकर के आते हैं। और जब उन आइडियाज को हम लोग रिस्पेक्टफुली रिसीव करते हैं, मेनी टाइम्स वी डोंट अग्री टू देम, बट अगर हम लोग रिस्पेक्टफुली रिसीव करते हैं
सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो वो अपने डाउट्स भी क्लैरिफाई करने के लिए आगे आता है, उसका सेल्फ स्टीम बढ़ता है। क्लासरूम क्लाइमेट होता है, एक बहुत रिस्पेक्टफुल क्लासरूम इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जो कि ऑब्वियसली बच्चे उसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट अगर किसी के बीच में, दो बच्चों के बीच में, को रिजॉल्व करके बस लर्निंग पे फोकस करना है, दिस ऑटोमेटिकली कम्स। और वैल्यूबल लाइफ लेसन बच्चा सीखता है, जहाँ पे वो सीखता है कि नो मैटर शायद हम अगल अगल बगल वाले लोगों के थॉट्स को बिलीव नहीं करते हैं, बट मेरे पास एंटरटेनमेंट, उसको उसको एंटरटेन करने की शक्ति तो होगी ही। सो चिल्ड्रन लर्न सेंसिटिविटी, बच्चा समझता है जब आप डिसिप्लिन क्लासरूम में करते कि हर कल्चर का बच्चा मेरे क्लास में है और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के, और वो अमालगमेट होता है आपके क्लास में। सो दैट इज द एंड ऑफ माई सेशन। आई होप कि आप लोग सबके लिए क्लासरूम मैनेजमेंट एक इजी टास्क बने। सो जो ट्रिवियल इश्यूज हैं क्लासरूम में जो हम लोग के लर्निंग को नहीं होने देते हैं, उसको अगर हम लोग मैनेज कर लेते हैं तो हम जो कंटेंट बच्चे को लेकर के जाते हैं वो बहुत इजीली हम बच्चे के अंदर उनको डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद मी। थैंक यू सो मच।